तो आज हम जरा अर्थव्यवस्था और पैसे की इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। सुनने में ये बड़ा भारी लगता है, मतलब लाखों कंपनियां, खरबों डॉलर, ये सब, ये वैश्विक बाजार। क्या इसे समझना वाकई इतना मुश्किल है? मतलब क्या ये बस विशेषज्ञों के लिए ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर इसे ना बहुत जटिल बना दिया जाता है, जैसे ये सिर्फ क्या कहते हैं गणित के फॉर्मूलों का खेल हो। हाँ, लेकिन असलियत में अर्थव्यवस्था लोगों से चलती है, उनकी उम्मीदों से, उनके डर से, उनकी भावनाओं से। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसानी व्यवहार की कहानी है एक तरह से। अच्छा। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, खोलते हैं परत दर परत। ठीक है, तो फिर कहाँ से शुरू करें? ये पूरी आर्थिक व्यवस्था एक बड़ी पहेली जैसी लगती है मुझे तो। हाँ है। तो इसे समझने के लिए सोचिए कि अर्थव्यवस्था के कुछ अहम हिस्से हैं, जैसे किले होते हैं ना, वैसे। किले? अच्छा। हाँ, तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है केंद्रीय बैंक। जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व। हाँ, सुना है। ये बैंक क्या करता है? ब्याज दरें घटा बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। मतलब अगर महंगाई बढ़ रही है तो वो दरें बढ़ा देगा, एक तरह से ब्रेक लगाएगा। अच्छा, रफ्तार कम करना। हाँ। और अगर अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है, विकास चाहिए, तो वो दरें कम कर देगा रफ्तार बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ये केंद्रीय बैंक एक तरह से अर्थव्यवस्था का ट्रैफिक पुलिस हो गया। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और फिर अमेरिकी डॉलर का भी अपना किला है। अमेरिकी डॉलर, उसका क्या रोल है इसमें? वो तो अमेरिका की करेंसी है तो अमेरिका की, लेकिन दुनिया भर के व्यापार और वित्त में इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब ये सिर्फ अमेरिका की नहीं, एक तरह से दुनिया की करेंसी बन गई है। अच्छा। हाँ, जब डॉलर मजबूत होता है या कमजोर, तो उसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ता, पूरी दुनिया पर पड़ता है। और फिर वो तेल, अनाज, धातु। हाँ, कमोडिटीज। हाँ, कमोडिटीज, इनका किला भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। और हाँ, वो जो जीडीपी होता है ना, सकल घरेलू उत्पाद। हाँ, वो तो सुनते रहते हैं खबरों में। हाँ, लोग अक्सर उसे अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड मान लेते हैं, पर वो भी मतलब पूरी कहानी नहीं बताता। ये दिलचस्प है। अच्छा, आपने शुरू में भावनाओं की बात की थी। आजकल एक शब्द बहुत चल रहा है, वाइब्सेशन। हाँ, वाइब्सेशन। मतलब कि आंकड़े तो शायद ठीक ठाक लग रहे हो, पर लोगों को लग रहा है कि अर्थव्यवस्था खराब है, उनका मूड खराब है। क्या हमारी सोच, हमारा मूड, इस सच में अर्थव्यवस्था पर असर डालता है? अरे बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं है। एक बहुत मशहूर अर्थशास्त्री थे, कीन्स। उन्होंने इसे एनिमल स्पिरिट्स कहा था। एनिमल स्पिरिट्स, जानवरों वाली भावना है। हाँ, मतलब हमारे अंदर का जो एक तरह का जोश होता है या डर होता है, वो हमारे आर्थिक फैसलों को ड्राइव करता है। अच्छा। और एक और थ्योरी है कि रिफ्लेक्सिविटी, वो भी यही कहती है कि हमारी जो सोच है वो बाजार को प्रभावित करती है, और फिर बाजार की जो चाल होती है वो हमारी सोच को, ये एक चक्र जैसा बन जाता है। कोई उदाहरण है इसका? वो इंटरनेट बबल याद है, 90 के दशक के आखिर में। हाँ, बिल्कुल, .com बबल। हाँ, लोगों को लगा कि ये इंटरनेट कंपनियां तो बस कमाल कर देंगी। सबने पैसा लगाना शुरू कर दिया, शेयर आसमान छूने लगे। हाँ, बहुत तेजी से बढ़े थे। बिल्कुल। तो वो उम्मीद ही एक तरह से हकीकत बन रही थी, और लोग पैसा लगा रहे थे जब तक कि वो बुलबुला फूटा नहीं। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक भविष्य सिर्फ गणित से तय नहीं होता। हमारी जो सामूहिक कल्पना है, हमारा डर, हमारी उम्मीदें, ये सब मिलकर उसे बनाते हैं। बाप रे, मतलब हमारा मूड ही अर्थव्यवस्था को चला सकता है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द सब घूमता है, पैसा। आखिर ये पैसा है क्या चीज? ये कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर, इसका मतलब क्या है? पैसा ऐसा असल में भरोसे पर टिका हुआ एक सामाजिक समझौता है। भरोसा? हाँ, भरोसा। इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला, ये मूल्य का भंडार है, मतलब आप इसे बचाकर रख सकते हैं, हालांकि महंगाई उसकी कीमत कम कर देती है, वो अलग बात है। हाँ, वो तो है। दूसरा, ये खाते की इकाई है, यानी हम चीजों की कीमत इसमें नापते हैं। 1 किलो आलू इतने रुपए का, एक गाड़ी इतने लाख की। ठीक है। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये विनिमय का माध्यम है, यानी इसे देकर आप कुछ की खरीद सकते हैं। सोचिए, आप एक केले से लेकर एक ट्रक तक सब डॉलर या रुपए में खरीद सकते हैं। हाँ, ये तो है। और ये हमेशा से ऐसा नहीं था, है ना? मैंने सुना है पहले लोग चीजों के बदले चीजें लेते थे, बार्टर सिस्टम। हाँ बिल्कुल, पहले वस्तु विनिमय ही होता था। फिर धीरे धीरे सिक्के आए, जैसे प्राचीन लिडिया में सोने चांदी के सिक्के बने, वो पहले थे। अच्छा।
और आज हम ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो है फिएट करेंसी। फिएट करेंसी ये क्या है? फिएट करेंसी का मतलब है कि इसका मूल्य सोने या चांदी जैसी किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मूल्य सरकार के कानून और हम लोगों के भरोसे पर टिका है। मतलब सरकार कहती है कि ये चलेगा और हम मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे भारतीय रुपया या अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर की कहानी भी दिलचस्प है। पहले वो भी सोने से जुड़ा था, पर 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने उसे सोने से पूरी तरह अलग कर दिया। तब से वो एक फिएट करेंसी है। अच्छा, और आजकल तो पैसा ज्यादातर डिजिटल हो गया है। मतलब हम कार्ड स्वाइप करते हैं या फोन से पेमेंट कर देते हैं और पैसा यहां से वहां चला जाता है। इसमें बैंकों का क्या रोल है? बैंक इस डिजिटल पैसे के लेन देन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वो एक तरह से गेट कीपर है, पैसे के द्वारपाल। गेट कीपर। हाँ, और सरकार भी पैसा दो तरह से सिस्टम में लाती है। एक तो नोट और सिक्के छापकर, हाँ वो तो पता है। और दूसरा बॉन्ड जारी करके। बॉन्ड मतलब सरकार का वादा कि वो भविष्य में पैसा चुकाएगी, ब्याज के साथ। लेकिन बैंक भी एक तरह से पैसा बनाते हैं। बैंक पैसा बनाते हैं? कैसे? वो तो नोट नहीं छाप सकते। नोट नहीं छापते, लेकिन वो एक सिस्टम से पैसा क्रिएट करते हैं, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, ये क्या भला है? सुनने में भारी लग रहा है। नहीं, आसान है। इसका मतलब है कि बैंक आपके जमा किए हुए सारे पैसे को अपनी तिजोरी में बंद करके नहीं रखते। नहीं रखते? फिर? वो उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक फ्रैक्शन, रिजर्व के तौर पर रखते हैं और बाकी पैसा दूसरों को उधार दे देते हैं, लोन के रूप में। अच्छा। और इसी उधार दिए गए पैसे से वो ब्याज कमाते हैं। यही उनका बिजनेस मॉडल है। तो मतलब अगर मैंने 100 रुपए जमा किए तो बैंक शायद 10 रुपए रखकर 90 रुपए किसी और को उधार दे देगा। हाँ बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे पुराने जमाने में सुनार होते थे। लोग उनके पास सोना रखते थे और वो रसीद देते थे। फिर सुनार ने देखा कि सारा सोना तो लोग एक साथ निकालते नहीं, तो उसने वो सोना दूसरों को ब्याज पर उधार देना शुरू कर दिया। अरे वाह, ये तो वही कहानी हो गई। हाँ, तो बैंकों की एक बैलेंस शीट होती है। एक तरफ उनकी संपत्ति होती है, जैसे उन्होंने जो लोन दिए हैं, और दूसरी तरफ देनदारियां, जैसे हम लोगों की जमा राशि। और ये दोनों साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसमें जोखिम नहीं है? अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने आ जाएं तो, जैसा कभी-कभी खबरों में आता है। हाँ बिल्कुल, जोखिम है, और इसी को बैंक रन कहते हैं। अगर लोगों का भरोसा बैंक से उठ जाए किसी भी वजह से और वो सब एक साथ अपना पैसा निकालने दौड़ पड़े, तो बैंक के पास तो उतना पैसा होगा नहीं देने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि ज्यादातर पैसा तो वो उधार दे चुका है और तब बैंक फेल हो सकता है। जैसा हमने 2023 में अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक SVB के साथ देखा था। हाँ हाँ, वो सुना था। वो टेक कंपनियों वाला बैंक था शायद। हाँ, SVB ने क्या किया था, अपने ग्राहकों का जो पैसा था उसे लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड्स में लगा दिया था। फिर जब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें तेजी से बढ़ाई तो उन पुराने बॉन्ड्स की कीमत गिर गई। और जब कुछ बड़ी कंपनियों ने पैसा निकालना चाहा तो बैंक को वो बॉन्ड घाटे में बेचने पड़े और खबर फैल गई। फिर तो बैंक रन हो गया। तो ये तो काफी खतरनाक हो सकता है। और वो 2008 वाला संकट, वो भी कुछ ऐसा ही था? हाँ, 2008 का जो वैश्विक आर्थिक संकट था वो भी बैंकों के जोखिम लेने से ही जुड़ा था। उस समय बैंकों ने बहुत सारे खराब गुणवत्ता वाले लोन बांटे थे, खासकर घरों के लिए, जिन्हें सब प्राइम मॉर्गेज कहते हैं। सब प्राइम मतलब जो लोग शायद लोन चुका ना पाए। हाँ, और फिर बैंकों ने इन कर्जों को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर उन्हें दूसरे अच्छे कर्जों के साथ मिलाकर नए जटिल फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना दिए, जैसे MBS, CDO कहते हैं। अच्छा, मतलब कचरे को सोने के साथ मिला दिया एक तरह से, हाँ, और उन्हें दुनिया भर में बेच दिया। जब लोग लोन नहीं चुका पाए तो ये सारे प्रोडक्ट बेकार हो गए और पूरा सिस्टम हिल गया। बाप रे। तो बैंक इन जोखिमों से बचने के लिए कुछ करते भी हैं या नहीं? हाँ, करते हैं। वो हेजिंग जैसी तकनीकें अपनाते हैं। हेजिंग मतलब एक तरह का बीमा खरीदना। बीमा? हाँ, जैसे मान लीजिए बैंक ने फिक्स्ड रेट पर लोन दिया है, लेकिन उसे डर है कि ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, जिससे उसे नुकसान होगा, तो वो इंटरेस्ट रेट स्वैप जैसा कुछ कर सकता है। ये एक समझौता होता है जिससे वो ब्याज दरों के उतार चढ़ाव के जोखिम को कम कर सकता है। अच्छा, ये तो काफी टेक्निकल हो गया। हाँ, ये थोड़ा जटिल है, लेकिन मूल बात यह है कि बैंक जोखिम लेते हैं और उन्हें मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कभी सफल होते हैं, कभी नहीं। और आखिर में वापस अमेरिकी डॉलर पर आते हैं। आपने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है,
क्या उसका दबदबा कभी कम हो सकता है? आजकल डी-डॉलराइजेशन की बातें भी होती हैं। हाँ, बातें होती हैं। डी-डॉलराइजेशन मतलब दुनिया का डॉलर पर निर्भरता कम करना। और कुछ हद तक ऐसा हो भी रहा है। कुछ देश अपनी करेंसी में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या डॉलर का राज खत्म होने वाला है? देखिए, इतनी जल्दी नहीं। इसकी कई कारण हैं। एक तो दुनिया का ज्यादातर कर्ज अभी भी डॉलर में है। दूसरा, डॉलर का बाजार बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है और पारदर्शी माना जाता है। कोई और करेंसी अभी उसकी जगह लेने की स्थिति में नहीं लगती। तो हाँ, बदलाव आ रहे हैं, लेकिन डॉलर अभी भी वैश्विक वित्त व्यवस्था की एक तरह से धुरी बना हुआ है। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और शायद सबसे पहले बात करनी चाहिए उस नियम की जो लगभग हर चीज की कीमत तय करता है, मांग और आपूर्ति। हाँ, मांग और आपूर्ति मतलब कितने लोग कोई चीज चाहते हैं और वो चीज है कितनी। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। लगता तो है। जैसे वो पोकेमॉन कार्ड्स वाला किस्सा था, याद है? 2021 में जब कंपनी ने इतने सारे छाप दिए कि हाँ, जो दुर्लभ कार्ड थे उनकी कीमतें एकदम से नीचे आ गईं। बिल्कुल। लेकिन ये हमेशा इतना सीधा भी नहीं होता। जैसे टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट टिकट्स। ओहो, हाँ, उसकी तो बहुत चर्चा हुई थी। जबरदस्त मांग थी, सीटें लिमिटेड थी, तो कीमतें तो ऊपर जानी ही थी। पर उसमें टिकट मास्टर जैसी बड़ी कंपनियों का भी रोल था। वो भी कीमतों पर असर डाल सकती हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ बाजार ही तय नहीं करता? नहीं, हमेशा नहीं। कंपनियों का अपना प्रभाव भी होता है। तो ये एक तरह का संतुलन है, जहां बेचने वाला और खरीदने वाला एक कीमत पर राजी होते हैं। उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये सिर्फ टिकट या कार्ड जैसी छोटी चीजों की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी चीजों पर भी इसका असर होता है, जैसे सप्लाई चेन। हाँ, सप्लाई चेन, वो पूरा नेटवर्क जो सामान को मान लीजिए खेत से या फैक्ट्री से दुकान तक पहुंचाता है। कोविड में हमने देखा था ये, जब शिपिंग वगैरह रुकी तो कैसे चीजों की कमी हो गई, कीमतें बढ़ गईं। बिल्कुल सही। और सेमीकंडक्टर चिप्स का संकट भी ऐसे ही एक उदाहरण है। हाँ, वो तो बहुत बड़ी समस्या थी। महामारी, फिर कहीं सूखा, कहीं बाढ़, देशों के बीच टेंशन, इन सब ने मिलकर उत्पादन रोक दिया। और उधर लॉकडाउन के बाद लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए था, मांग बढ़ गई। और नतीजा, नई गाड़ियां ही नहीं मिल रही थीं। हाँ, और पुरानी गाड़ियों की कीमतें अजीब तरह से बढ़ गई। यहां तक कि अंडों की कीमतें भी, एवियन फ्लू और सप्लाई दिक्कतों की वजह से। एगफ्लेशन नाम चल पड़ा था। हाँ, सुना था। अच्छा, तो ये तो हुई अलग अलग चीजों की बात, पर पूरी अर्थव्यवस्था, मतलब देश की आर्थिक सेहत, उसे कैसे मापते हैं? वो जीडीपी वाली बात आती है फिर? हाँ, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब एक देश की सीमा के अंदर एक साल में जितनी भी तैयार चीजें बनी और सेवाएं दी गई, उनकी कुल बाजार कीमत। इसमें क्या क्या आता है? मोटा मोटा देखें तो हम लोग जो खर्च करते हैं, कंजम्पशन, सरकार जो खर्च करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कंपनियां जो निवेश करती हैं, इन्वेस्टमेंट, और जो हम बाहर बेचते हैं और बाहर से खरीदते हैं, उसका अंतर, नेट एक्सपोर्ट्स। पर क्या सिर्फ जीडीपी का आंकड़ा देख लेना काफी है? नहीं, देखिए, पहले तो हमें वास्तविक जीडीपी देखना चाहिए, जिसमें महंगाई का असर हटा दिया गया हो। सांकेतिक जीडीपी तो महंगाई के कारण भी बढ़ सकता है। अच्छा। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या जीडीपी सच में हमारी तरक्की या खुशी को मापता है? हाँ, ये जरूरी तो नहीं। हो सकता है जीडीपी बढ़ रहा हो पर लोग खुश ना हो या सेहत खराब हो रही हो। बिल्कुल, जीडीपी तो बस खर्च मापता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्रति व्यक्ति आय या उत्पादकता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब हर वर्कर कितना आउटपुट दे रहा है। और वो उत्पादकता विरोधाभास वाली बात भी तो है कि हम टेक्नोलॉजी पर इतना पैसा लगा रहे हैं पर उत्पादकता उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। सही पकड़ा। क्या एआई इसे बदलेगा? ये देखना होगा। और फिर ये सवाल भी है कि जीडीपी ग्रोथ किस कीमत पर आ रही है? पर्यावरण, मानसिक स्वास्थ्य। डी ग्रोथ या पोस्ट ग्रोथ जैसे विचार भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि शायद हमें विकास को सिर्फ जीडीपी से आगे बढ़कर देखना होगा। अर्थव्यवस्था बदल रही है, पर शायद हमारे मापने के तरीके उतने नहीं बदले। खैर, अब बात करते हैं महंगाई की। हाँ, इन्फ्लेशन, मतलब जब पैसे की कीमत घट जाती है, चीजें महंगी हो जाती हैं। इसे मापने के लिए अक्सर सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। ये क्या देखता है? ये देखता है कि एक औसत शहरी परिवार जो चीजें और सेवाएं खरीदता है, उनकी कीमतों में समय के साथ कितना बदलाव आया है, जैसे खाने पीने का सामान, किराया, कपड़े, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। ठीक है। अमेरिका में
फेडरल रिजर्व, उनका सेंट्रल बैंक, एक और इंडेक्स पीसीई यानी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ज्यादा महत्व देता है। वो थोड़ा अलग तरीके से मापता है। एक पीपीआई भी होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो कंपनियों के नजरिए से कीमतों को देखता है। और ये जो पिछले कुछ समय में महंगाई बढ़ी थी, उसके क्या कारण थे? कई कारण थे। वही सप्लाई और मांग का असंतुलन जो हमने पहले बात की। सरकार ने जो पैसा खर्च किया कोविड के दौरान, कुछ कंपनियों ने मौके का फायदा उठाकर कीमतें बढ़ाईं, लेबर मार्केट की हालत, और हाँ, ऊर्जा की कीमतें, खासकर तेल और गैस। और लोगों की उम्मीदें भी, है ना? अगर सबको लगे कि महंगाई और बढ़ेगी, तो वो आज ही सामान खरीद लेना चाहते हैं, जिससे मांग और बढ़ती है और कीमतें भी। ये एक चक्र बन जाता है। और इसका उल्टा क्या होता है? जब कीमतें गिरने लगें, डिफ्लेशन। हाँ, अपस्फीति या डिफ्लेशन, वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि तब लोग सोचते हैं कि अरे कल और सस्ता होगा, तो वो खर्च टाल देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ सकती है। अच्छा, अब आते हैं नौकरियों पर। लेबर मार्केट, महामारी के बाद तो यहाँ बहुत हलचल हुई। हाँ, वो ग्रेट रेजिग्नेशन का दौर आया। लोग नौकरियां छोड़ रहे थे, बेहतर सैलरी, बेहतर शर्तों की मांग कर रहे थे। इसे कैसे मापते हैं? बेरोजगारी दर से? हाँ, बेरोजगारी दर एक तरीका है, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR भी देखते हैं। मतलब काम करने लायक उम्र के कितने लोग या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। पर इन आंकड़ों की भी अपनी सीमाएं हैं। असल चीज तो शायद सैलरी है। तनख्वाह कितनी बढ़ रही है? कई 7% बढ़ गई, तो असल में तो आपकी कमाई कम हो गई। सही बात है। और वो न्यूनतम मजदूरी वाली बहस, वो तो हमेशा चलती रहती है। हाँ, कि क्या मिनिमम वेज बढ़ाने से लोगों का जीवन स्तर सुधरता है या फिर कंपनियां लोगों को नौकरी से निकालने लगती हैं। इस पर अलग अलग राय है। हमें शायद ये भी देखना होगा कि हम अलग अलग तरह के काम को कैसे देखते हैं। मतलब ऑफिस वाला काम बनाम हाथ का काम। हाँ, और अब ऐसा लग रहा है कि कामगार, मतलब वर्कर्स, अपनी ताकत को ज्यादा समझ रहे हैं। शायद बेहतर पॉलिसीज, जैसे पेरेंटल लीव या आप्रवासन नीतियां, या फिर कंपनी में कर्मचारियों की हिस्सेदारी, ESOPs, इनसे लेबर मार्केट में कुछ सुधार हो। देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सब सिर्फ नंबरों या क्या कहते हैं सिद्धांतों की बात नहीं है। ये तो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, उनकी रोज के अनुभवों से। हाँ, तो सबसे पहले सरकार का पैसा, मतलब खर्च करना और टैक्स लगाना, जिसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। जैसे मंदी के वक्त ज्यादा खर्च करना ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे, यही होता है ना? हाँ हाँ, मोटे तौर पर यही है। लेकिन इसमें एक जरूरी बात यह है कि जरूरी चीजों पर खर्च करना, जैसे मान लीजिए सड़कें हैं, स्कूल हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इस पर अगर उधार लेकर भी खर्च किया जाए तो वो हमेशा बुरा नहीं होता। उसे भविष्य के लिए एक तरह का निवेश समझना चाहिए। अच्छा, निवेश की तरह। जी, लेकिन हाँ, ये भी है कि जब महंगाई बहुत बढ़ रही हो तो सरकार थोड़ा खर्च कम भी करती है। पर आजकल एक अजीब चीज देखने को मिलती है, वो है कर्ज की सीमा, मतलब डेट सीलिंग। ओ हाँ, ये डेट सीलिंग वाला मामला। हाँ, इस पर इतनी राजनीतिक खींचतान होती है। ये सीमा तो सरकार ने खुद ही तय की है और इसे अक्सर बढ़ाया भी जाता रहा है। फिर भी इस पर बहस कभी-कभी जरूरी कामों में अड़चन डाल देती है। ये थोड़ा अजीब है। सही बात है। अच्छा, सरकार के अलावा फिर आते हैं केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है या अमेरिका में फेडरल रिजर्व। ये लोग ब्याज दरें ऊपर नीचे करके महंगाई और रोजगार में संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। सही कहा आपने। ये बिल्कुल एक संतुलन बनाने जैसा काम है ना बहुत ज्यादा गर्मी, ना बहुत ज्यादा ठंडक। और इसमें सबसे अहम चीज है लोगों का भरोसा। भरोसा? वो कैसे? देखिए, अगर लोगों को ये यकीन हो जाए कि केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू में रख सकता है, तो वो उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं, और उनके इस व्यवहार से ही पॉलिसी को कामयाब होने में मदद मिलती है। अच्छा। हमने देखा भी है, जैसे 2008 का आर्थिक संकट था, या फिर 2020 में महामारी के दौरान, कैसे केंद्रीय बैंकों ने बड़े और कभी-कभी तो बिल्कुल नए तरीके अपनाकर, जैसे वो क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। हाँ, सुना है उसके बारे में। हाँ, मतलब जब वो सिस्टम में पैसा डालने के लिए बड़े पैमाने पर संपत्ति खरीदते हैं, तो इन तरीकों से अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की। अच्छा, अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना चाहिए, इस पर भी तो अलग अलग सोच है। कुछ लोग मानते हैं कि बाजार को बस अकेला छोड़ दो, वो खुद ही सब ठीक कर लेगा, और कुछ कहते हैं कि नहीं, सरकार को दखल देना चाहिए, खासकर जब मुश्किल वक्त हो। हाँ, बिल्कुल। और सच तो ये है कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो हमेशा हर स्थिति में काम करे। कुछ नए नजरिए ये भी कहते हैं कि असल में जो चीज अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है वो है हमारी इच्छाएं,
कुछ नया करने की हमारी चाह और हमारा ज्ञान। दिलचस्प है ये। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या इसका फायदा सबको बराबर मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब मेहनत कोई और कर रहा है और फायदा किसी और को ज्यादा मिल रहा है? हाँ, ये असमानता वाली बात। जी, और ये छोटी छोटी चीजों में भी दिखता है। जैसे एक उदाहरण है शॉपिंग कार्ट का। कुछ जगहों पर लोग इस्तेमाल के बाद शॉपिंग कार्ट वापस रखते हैं, कुछ पर नहीं। हाँ, देखा है। एक अध्ययन बताता है कि जहां लोग कार्ट वापस रखते हैं वहां आमतौर पर आपसी भरोसा ज्यादा होता है और इसका असर वहां के सामाजिक माहौल और यहां तक कि कारोबार पर भी पड़ता है। ये दिखाता है कि हम एक समाज के तौर पर कितने जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। पर आजकल का माहौल देखें तो थोड़ी निराशा सी भी लगती है। कई लोगों को लगता है कि वो पुरानी बातें जैसे कड़ी मेहनत करो तो तरक्की मिलेगी, अब शायद उतनी सच नहीं रही। काम को लेके भी सोच बदल रही है ना? हाँ, ये महसूस किया जा रहा है बिल्कुल। और इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो है मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ता दबाव। इसका असर काम करने की क्षमता और इच्छा दोनों पर पड़ता है। फिर अमीर और गरीब के बीच जो खाई बढ़ रही है वो आपसी सहयोग को मुश्किल बनाती है। हाँ, ये भी है। और ऊपर से मतलब मीडिया या सोशल मीडिया पर जो एक तरह की नकारात्मकता छाई रहती है या फिर हम पुरानी अच्छी यादों में खोए रहते हैं, ये चीज़ें हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने से कहीं ना कहीं रोकती हैं। ये सब मिलकर एक तरह का ठहराव सा पैदा कर सकता है। तो क्या इस ठहराव से निकलने का कोई रास्ता है? मतलब क्या कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है? उम्मीद तो हमेशा रहती है, बिल्कुल गुंजाइश है। कई चीज़ें हैं जो हालात सुधार सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाना ताकि लोग इलाज के भारी खर्च से डरे नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और नियमों में बदलाव करके ज्यादा घर बनाने की इजाजत देना, खासकर शहरों में जहां वो जोनिंग के सख्त नियम होते हैं ना। हाँ, कि कहाँ क्या बन सकता है क्या नहीं। बिल्कुल। वो नियम अक्सर नए घर बनने में रुकावट डालते हैं, जिससे घर महंगे होते हैं, सप्लाई कम रहती है और लोगों को नए स्किल सीखने और अच्छी नौकरियां पाने के बेहतर मौके देना। शायद कंपनियां इसमें ज्यादा भूमिका निभा सकती हैं, ट्रेनिंग वगैरह देकर। और बाहर से आने वाले प्रतिभाशाली लोगों का स्वागत करना, वो भी तो अर्थव्यवस्था में नयापन और हुनर लाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी साफ ऊर्जा और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना। इससे पर्यावरण भी सुधरेगा और लोगों के लिए नए मौके भी बनेंगे। मतलब फोकस इस पर होना चाहिए कि सबके लिए मौके कैसे बढ़ाए जाएं। बिल्कुल। मुद्दा यही है कि हम पाए को बड़ा कैसे करें, ना कि बस उसी में से अपने हिस्से के लिए लड़ते रहें। तो कुल मिलाकर देखें तो सरकारी नीतियां, अलग अलग आर्थिक सोच, हमारी अपनी जिंदगी की जद्दोजहद और आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं, ये सब चीजें एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये भरोसे, उम्मीदों और हमारे आपसी व्यवहार का एक पूरा ताना बाना है। बिल्कुल सही कहा। और शायद सबसे बड़ा सवाल जो ये सारी बातचीत हमारे सामने रखती है वो ये है, क्या हम सच में एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर किसी की तरक्की के लिए जगह हो, सबके लिए मौके हों, या फिर हम बस मौजूदा संसाधनों के बंटवारे की लड़ाई में ही उलझे रहेंगे? ये सोचना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बारे में श्रोता क्या सोचते हैं? क्या ये जानकारी उपयोगी लगी? हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं।